हेलो फ्रेंड्स, करंट अनप्लग बाय राजीव के आज के इस वीडियो में मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे सीनियर पत्रकार से करा रहा हूं जो एक टाइम में मेरे भी बॉस रहे हैं। दोस्तों, आप मेरे साइट के स्क्रीन में देख सकते हैं, राजीव पई जी हैं। मेरा ही वाला नाम है राजीव राजीव, तो थोड़ा आज कंफ्यूजन रहेगा। राजीव पई सर जो है ये डीएनए की फाउंडिंग टीम में थे। डीएनए न्यूज़पेपर जब लॉन्च हुआ था बॉम्बे में 2005 में, तो राजीव सर उस टाइम में डीएनए की फाउंडिंग टीम में थे। जब मैंने 2011 में डीएनए ज्वाइन किया बॉम्बे में, तब उस टाइम में ये वहां के डिप्टी रेसिडेंट एडिटर थे और उसके बाद में रेसिडेंट एडिटर डीएनए के बने, यानी बॉम्बे के सर्वे सर्वा जो है वो राजीव पई सर ही थे। दोस्तों, इसके अलावा राजीव पई सर पिछले आप समझ लीजिए 1989 से जर्नलिज्म में है, तो लगभग 36 साल 35-36 साल से वो पत्रकारिता में है। भारतीय पत्रकारिता के विभिन्न संस्थानों के साथ इन्होंने काम किया है। डीएनए में सबसे लंबा इनका स्टिंट रहा है 7 साल का। उसके अलावा ये rediff.com में भी इन्होंने काम किया है। rediff.com में लगभग 6 साल ये रहे हैं। उसके अलावा फ्री प्रेस जर्नल में रहे हैं, ऑन लुकर में रहे हैं, संडे ऑब्जर्वर में रहे हैं। बड़े बड़े संस्थान और बड़े बड़े एडिटर्स के साथ में काम किया। साथ ही बाद में वो खुद भी एक बहुत बड़े एडिटर बने, नामचीन एडिटर बने। सर, बहुत बहुत स्वागत है। शायद मैं 10 साल बाद आपको देख रहा हूं और आपको देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। वेलकम टू करंट सेम हियर सर। राजीव। तुम्हारे साथ काम किया वो दिन कई याद है। और आप उस टाइम भी ऐसे ही क्या कहते हैं उसको, वेरी फर्म एंड अपराइट एंड फोर्थराइट जर्नलिस्ट हुआ करते थे, तो ये चीज तो हमेशा याद है। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, इट मींस अ लॉट। सर मत बोलो यार, जर्नलिज्म में सर बोलना एक बहुत बुरी बात होती है। इसमें सर की क्या बात है, तुम भी राजीव मैं भी राजीव। आपकी जर्नी जर्नलिज्म में कैसे हुई? आपका बैकग्राउंड क्या है? पढ़ाई लिखाई क्या हुई, कहां से हुई, किन विषयों में हुई, और कैसे आपने जर्नलिज्म में एंट्री की? थोड़ा सा ब्रीफली अगर आप बताएं। मतलब काफी लंबे लाइफ टाइम को मैं ब्रीफली 5-6 मिनट में संक्षेप में बताने के लिए कह रहा हूं, तो शायद वो जस्टिस भी नहीं होगा, परंतु जितना संक्षेप में आप बता सकें कि जर्नलिज्म में आपकी एंट्री कैसे हुई और उसके पहले आपकी लाइफ क्या थी, क्या पढ़ाई लिखाई की थी, क्या फैमिली बैकग्राउंड था? जी सर। देखो, जर्नलिज्म में एंट्री की बात जो है वो बहुत ही एक क्या कहे, सेरेंडिपिटी के तौर पे हुआ था। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे जर्नलिस्ट बनना है। कभी सपने में भी मैंने सोचा नहीं था कि ये करियर ऑप्शन होता है। स्टडीज के समय में मैंने बीएससी किया, ग्रेजुएशन। और बीएससी मेरी ग्रेजुएशन की सब्जेक्ट थी मैथमेटिक्स, तो उसका कहीं जर्नलिज्म से कोई लेना देना था नहीं। लेकिन वो ग्रेजुएशन करने के बाद में हर बच्चे का, काफियों का, मतलब हर का नहीं कर सकता हूँ मैं, कुछ लोग तो बहुत पहले से बचपन से फोकस्ड रहते हैं कि उनको करना क्या होता है और उसी के पीछे लगते हैं वो। मैं उनमें से नहीं था। आई वॉज मोर ऑफ रेगुलर पर्सन जिसको कोई आइडिया नहीं होता कि उसको करना क्या है। और फिर मेरे पिताजी ने कहा कि कंप्यूटर साइंस कर लो, और फिर कहा कि जर्नलिज्म का एक कोर्स हुआ करता था उस समय में सोमाया कॉलेज में, जो एक पार्ट टाइम कोर्स, इवनिंग कोर्स हुआ करता था। तो पिताजी ने कहा कि घर बैठे टाइम पास करने से अच्छा जाके वहां पे कुछ देख लो, अगर अच्छा लगा तो कर लेना। तो मैं वैसे वो कोर्स में ज्वाइन हुआ था। दो कोर्सेज ज्वाइन किए थे मैंने, कंप्यूटर साइंस का और जर्नलिज्म का। जर्नलिज्म का कोर्स मुझे अच्छा लगने लगा। वहां पे काफी सारे प्रोफेशनल्स आते थे पढ़ाने के लिए। उस समय में जर्नलिज्म का कोई यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं हुआ करती थी। ये एक पार्ट टाइम कोर्स था जो सोमाया इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन वो लोग चला रहे थे। और उसका कोई मार्केट में कोई ऐसा वैल्यू नहीं था। उसका वैल्यू सिर्फ यही था कि टाइम्स ऑफ इंडिया से जो न्यूज एडिटर हुआ करते थे उस समय, उनका ER राम कुमार, और उनके जो चीफ रिपोर्टर हुआ करते थे अल्विन फर्नांडिस, प्लस शोमा चैटर्जी जो काफी वेल नोन जर्नलिस्ट एंड ऑथर हैं अभी। और ऐसे कुछ प्रोफेशनल्स वहां पे आके पढ़ाते थे। तो वही उसका एक अट्रैक्शन था वो कोर्स का। और वहीं से मेरी शुरुआत हुई, क्योंकि जब कोर्स खत्म हुआ तो जैसे आज भी होता है कि आपको एक इंटर्नशिप करनी होती है। तो इंटर्नशिप के तौर पे दो लोग टाइम्स ऑफ इंडिया से आ रहे थे,
तो टाइम्स ऑफ इंडिया में इंटर्न के तौर पे हम सबको ले लिया गया, काफियों को ले लिया गया। वहीं पे मैंने काम किया डेस्क पे, और उस समय हैंड से एडिटिंग वगैरह हुआ करती थी, कंप्यूटर वगैरह तभी आए नहीं थे, ये 89 की बात है। और उसके बाद वहां से किसी के कांटेक्ट के थ्रू मुझे ऑनलुकर का ओपनिंग मिल गया, एज अ ट्रेनी मैं ज्वाइन हो गया, और बस शुरुआत हो गई, अच्छा लगा रहा, बस इतनी सी बात है। तो आप जब ज्वाइन हुए थे तो डेस्क पे हुए थे कि रिपोर्टिंग में हुए थे? मैं डेस्क पे ही हुआ था। उस समय में रिपोर्टिंग की भी ऑप्शन थी, लेकिन दिक्कत मेरी क्या थी, मैं उस जमाने में बहुत शाई हुआ करता था। तो ये चीज की जाके लोगों से मिलना, बात करना, उनसे संवाद करना, और उनसे बात करके उनकी बातें उगलवाना, ये चीज मुझे लगी कि अरे ये मेरे से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैंने डेस्क का ले लिया। प्लस मुझे भाषा की एक बहुत अंडरस्टैंडिंग थी और लाइकिंग भी थी। इंग्लिश मेरा बहुत अच्छा हुआ करता था, शायद आज भी है, पता नहीं, दूसरों को कहना चाहिए वो। लेकिन मुझे वो भाषा की अंडरस्टैंडिंग थी, करेक्शंस करना, मिस्टेक्स पकड़ना वगैरह, ये चीज बहुत अच्छी लगती थी, तो मैं एडिटर बन गया, डेस्क पे ज्वाइन हो गया, सब एडिटर बन नहीं, एक चीज तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वैसे सेगमेंट का नाम है नो योर एडिटर। तो मैंने गया। अभी ओके। तक जितने भी एडिटर्स के अंडर में काम किया है, मैं ये फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं कि जितनी फास्ट टाइपिंग और जितनी बढ़िया हेडलाइन मैंने आपको देते हुए देखी है, वो अभी तक तो मैं, मतलब मेरे जो भी बॉसेस रहे हैं, किसी को मैंने नहीं देखा है कि इतनी फास्ट टाइपिंग और इतनी फास्ट स्टोरी लिखना और एडिटिंग करना अभी तक मुझे कोई दिखा नहीं। तो आई नो कि व्हाट कमांड यू हैव ऑन द लैंग्वेज। बहुत जबरदस्त स्पीड थी आपकी और इसीलिए आपकी ख्याति भी बहुत ज्यादा थी। सर, जब मैं ज्वाइन किया था 2011 में, उस टाइम में आप पोनी टेल रखते थे, क्या कहानी है उसकी? अभी तो बाल बहुत छोटे हो गए आपके, देख रहा हूं मैं, 10 साल बाद आपको देख रहा हूँ। सो आई मीन, हाँ, वो ये कैसे? कहानी कुछ ऐसी बहुत बड़ी कहानी नहीं थी। मैंने 2001 में मैंने बाल बढ़ाए थे। किसी ने कहा कि बाल, आपके लंबे बाल अच्छे लगते हैं, तो मैंने बाल अच्छे रख लिए, लंबे रख लिए। उसके बाद में 2011-12 तक मेरे लंबे बाल थे। 12 में मेरे पिताजी की मौत हो गई। पिताजी की मौत होने के बाद में वो क्रियाकर्म जो होता है उसके लिए मुंडन करवाना होता है। मुंडन करवाया तो उसके बाद अच्छा लगा कि 10-12 साल के बाद अब बिल्कुल ही बाल नहीं है। तो फिर बाल, तब तक मेरी उम्र शायद 44-45 की थी, तो बाल ग्रोथ भी उतनी अच्छी नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद 8 महीने बाद माँ का निधन हो गया, तो माँ के निधन के बाद दोबारा मुंडन करवाया। उसके बाद ग्रोथ अच्छी नहीं आई, और फिर मैंने कहा कि यार 10-12 साल कर लिए वो लंबे बालों वाला, उसका मेहनत बहुत होता है, कंघी करने में भी बहुत समय जाता है, शैम्पू करने में भी बहुत समय जाता है, खर्चा भी बहुत होता है। मैंने कहा कि चलो अभी वो एक्सपीरियंस कर लिया, बस हो गया, अभी अभी छोटे बाल ही रहो, उम्र के हिसाब से थोड़ा ठीक भी है। सर, हम लोग हैं 21वीं शताब्दी के पत्रकार, आप हो 20वीं शताब्दी के पत्रकार। तो ये हाँ। जो 1991 के बाद जो एलपीजी हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ऐसा माना जाता है कि उसमें इंडियन जर्नलिज्म में भी बहुत सारे चेंजेस आए। ना केवल टेक्नोलॉजी के लेवल पे, जो कि हम सबको पता ही है कि उस टाइम में किस टाइप की प्रिंटिंग हुआ करती थी, कंप्यूटर्स नहीं थे, अब तो लैपटॉप आ गए, कंप्यूटर डेस्कटॉप तो पुरानी चीज हो गई है। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर हम वो टेक्नोलॉजी का पार्ट निकाल दें, तो जो कंटेंट को यदि हम देखें, तो कंटेंट में आपको किस टाइप के चेंजेस नजर आ रहे हैं 1989 90s की शुरुआत और आज की पत्रकारिता में? नंबर वन। नंबर टू, उस टाइम के जो एडिटर्स हुआ करते थे, जो संपादक हुआ करते थे, उनमें और जो आज के संपादक है, उनमें क्या डिफरेंस देखते हैं? ये बहुत पेचीदा सवाल है। मेन जो अंतर आया है वो पत्रकारिता से ज्यादा पत्र, क्या कहते हैं उसको, वर्तमान पत्र या वृत्त पत्रों में जो फर्क आया है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। पत्रकार तो वही है जो जाता है, खबरें खोज के लेके आता है और लिख के लोगों के सामने रख देता है। यही बेसिक उसका फंडा है कि एक आदमी जाता है और इंफॉर्मेशन जमा करके लोगों से साझा करता है।
लेकिन जो अंतर आया है वो एक्चुअली इन द बिजनेस मॉडल में आया है। 91 से पहले ये न्यूज़पेपर्स को बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होना चाहिए या बहुत ज्यादा मार्केटिंग ओरिएंटेड होना चाहिए, ये सब चीजें देखने में नहीं मिलती। इसकी इसका एक फॉलोआउट ये भी था कि पत्रकारों को तनख्वाह भी बहुत अच्छी नहीं मिलती थी। क्योंकि अगर पेपर बहुत ज्यादा पैसे कमा ही नहीं रहा है तो आपको तनख्वाह कहाँ से देगा। तो लोग भी पत्रकारिता में उसी वजह से आते थे कि उनको उस प्रोफेशन से या उसके किसी पहलू से प्यार है, इसलिए नहीं आते थे कि मुझे करोड़पति बनना है और मुझे बहुत बड़ा एंकर बनना है या स्टार बनना है, इस वजह से नहीं आते थे। तो 91 के बाद में क्या हो गया, मार्केटिंग बहुत ज्यादा हावी हो गया। हर पेपर को ये लगने लगा कि हम लोग को मार्केट अपना बढ़ाना चाहिए, हमारे इनकम बढ़नी चाहिए। इसकी वजह से फिर पत्रकारों का भी फायदा हुआ कि तनख्वाहें बढ़ने लगी, मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स आ गए, टेलीविजन का बूम हो गया, नए न्यूज़पेपर्स खुले, जैसे अगर दिल्ली में पायनियर शुरू हुआ, यहाँ पे बॉम्बे में ऑब्जर्वर ग्रुप का लॉन्च हुआ। बिजनेस पत्रकारिता को बूस्ट मिली क्योंकि बिजनेस और इकोनॉमी का इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी होने लगा। और बाद में 2005 में तो डीएनए आया बॉम्बे में और अलग जगहों पे। जैसे बाकी के जो पेपर्स थे, जो टाइम्स ऑफ इंडिया मोस्टली दिल्ली बॉम्बे था और हिंदुस्तान टाइम्स ओनली दिल्ली, दिल्ली कलकत्ता था, दिल्ली लखनऊ कलकत्ता वगैरह नॉर्दर्न बेल्ट का था। हर हर एक ने अपने दूसरे राइवल के टर्फ पे कोशिश की कि हम वहां एस्टेब्लिश हो जाए, उनका थोड़ा धंधा हम ले लें, एडवर्टाइजिंग हमें आना शुरू हो जाए। टाइम्स ऑफ इंडिया मद्रास भी पहुंच गया, बैंगलोर भी पहुंच गया, नेशनल पेपर बन गया। औरों ने भी वही कोशिश की विद डिफरिंग डिग्रीज ऑफ सक्सेस। तो इस वजह से पत्रकारिता में चेंज आया, क्योंकि पत्रकारिता का जो एक गोल हुआ करता था, सिंपली टू फाइंड एंड शेयर इंफॉर्मेशन एट अ वेरी बेसिक लेवल में मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सिंपलिस्टिक शायद मैं बोल रहा हूँ, लेकिन वही उसका गोल हुआ करता था। नाउ द गोल वाज टू फाइंड इंफॉर्मेशन एंड एनेबल प्रॉफिट्स। तो ये गोल थोड़ा होने लगा कि रीडरशिप हमको बढ़ानी है, उससे मार्केटिंग आएगा, मार्केटिंग एड सेल्स आएंगे, उसकी वजह से हमारा इनकम बढ़ेगा। तो ये मेन बदलाव हुआ है, अपार्ट फ्रॉम द टेक्नोलॉजी इज द वे द बिजनेस वाज, इट बिकेम अ बिजनेस सो टू स्पीक। उसके पहले इट वाज मोर ऑफ अ चलो करते हैं, जैसे रामनाथ गोयनका, he didn't really care कि सरकार उसके पीछे पड़ी, threatened him with jail and all that, but he didn't care. He is, told his editors, he gave them a free hand and they went after the government, है ना। वो आज की तारीख में नहीं हो सकता। आज की तारीख में क्यों नहीं हो सकता? प्रॉफिट, बॉटम लाइन, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लस आज की तारीख में जो आप देखेंगे, पहले जो था, आपका नुकसान क्या होता था अगर सरकार आपके पीछे लगी थी? ज्यादा से ज्यादा क्या नुकसान होगा? आप जेल जाएंगे, है ना। अब क्या नुकसान होगा आपका? आप जेल भी जाएंगे, 3,000 करोड़ का नुकसान भी हो जाएगा, डबल धमाका। तो ये बहुतों का बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। करेक्ट। ये जो मीडिया का आप कॉर्पोरेटाइजेशन देख रहे हैं कि भैया इसके अंदर में जिंदल भी आ गए हैं, तो गोयनका भी आ गए हैं, तो दो बड़े बाप अंबानी और अदानी भी आ गए हैं। आपको लग रहा है कि ये जो कॉर्पोरेट्स मीडिया में एंट्री मार रहे हैं, इज इट गुड? व्हेन आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, मेरा जो फोकस है वो कंटेंट है, नॉट ऑन द सैलरी पार्ट ऑफ जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट की लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड तो बढ़ेगा ही, ऑफकोर्स ज्यादा सैलरी मिलेगी तो कॉर्पोरेट्स आएंगे तो, बट कंटेंट वाइज जर्नलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉर्पोरेट्स का मीडिया हाउसेस को बाय करना, इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेस को बाय करना, एक एक करके हमने देखा कि कैसे नेटवर्क 18 ग्रुप राघव बैल का अंबानी जी ने खरीद लिया, फिर प्रणय रॉय का जो है वो अदानी जी के पास चला गया, फॉर्च्यून हमारा जो है उसकी फ्रेंचाइजी एबीपी के पास में हुआ करती थी, आनंद बाजार पत्रिका के पास में, उससे वो फ्रेंचाइजी
गोयनका साहब ने ले ली, संजीव गोयनका साहब ने 10 साल के लिए। इस तरीके से आप देखें कि हर तरीके के कॉर्पोरेट ग्रुप्स जो है वो एंट्री मार रहे हैं मीडिया में। तो कंटेंट वाइज प्योर जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे कैसा मानते हैं जर्नलिज्म? सिंपल आंसर है इसका, दिस इज नेवर गुड फॉर जर्नलिज्म। जो कंपनीज जिनके बारे में जिनका बहुत सारा वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, वही कंपनीज अगर जर्नलिज्म को कंट्रोल करें तो आप वो वेस्टेड इंटरेस्ट कभी नहीं आप लोगों के सामने ला सकते हैं। तो इस वजह से इट इज नेवर अ गुड ऑप्शन। कॉर्पोरेट्स को करेंटली वी डोंट हैव एनी लॉ ऑन दैट। कोई भी अखबार खोल सकता है, कोई भी वो अखबार को खरीद सकता है। इस पे कोई अभी कानूनन कोई उस पे बंधन नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से इफ यू आस्क मी एट अ पर्सनल लेवल, हाँ सैलरीज अच्छे होते हैं वगैरह वो सब ठीक है, बट इट इज नॉट गुड फॉर जर्नलिस्ट। ओके सर, आप ये भी देख रहे होंगे कि जिस तरीके से टीवी जर्नलिज्म और प्रिंट जर्नलिज्म में हम देख रहे हैं कि कैसे सरकार का गुणगान ही गुणगान हो रहा है। जब आप जर्नलिज्म में आए थे या जब मैं भी जर्नलिज्म में आया था, तब हमें कहा जाता था कि मीडिया का पहला जो काम है वो है एंटी एस्टैब्लिशमेंट होना। ठीक है, प्रो पीपल एंड एंटी एस्टैब्लिशमेंट, ये पंचलाइन हुआ करती थी। अब हम देख रहे हैं कि भाई पीपल तो पता नहीं कहां चला गया, पीपल के पेड़ पर चढ़ गया, कहां छुप गया मालूम नहीं। और प्रो एस्टैब्लिशमेंट जो है वो मतलब एंटी एस्टैब्लिशमेंट से प्रो एस्टैब्लिशमेंट सारे के सारे मीडिया हाउसेस हो गए। तो ये सीधी सी बात है। ये ट्रेंड जो है, आई मीन आर यू स्केर्ड? आप क्या भय महसूस करते हैं? जो ट्रेंड जो देख रहे हैं, आपने कभी सोचा था जब जर्नलिज्म में आए थे कि ऐसा भी हो सकता है जो आज हो रहा है? नहीं, इसका संक्षिप्त आंसर है नहीं, नहीं सोचा था। लेकिन अब जब मैं देखता हूं, व्हेन आई लुक बैक, इसमें कोई अचरज की बात भी नहीं है। जब आपका मोटिव प्रॉफिट है और जब आपका मोटिव है कि आपको अपने बिजनेस इंटरेस्ट को प्रमोट करना है और आप इसी वजह से जर्नलिज्म या मीडिया फील्ड में आए हुए हैं, तब तो ये होना ही है। इसमें अचरज की बात क्या है? दैट्स आप राइट। अपने इंटरेस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं, सीधी बात है। तो इसका मतलब जो जनता ने अभी तक आस लगा के रखी थी कि मीडिया जो है वो सच का आईना दिखाती है, सच है जो है वो बेसिकली मीडिया द्वारा ही पता चलता है, ये अपने आप में एक छद्म है, ये अपने आप में एक सफेद झूठ है, ऐसा माना जा सकता है जब प्रॉफिट बॉटम लाइन जो है वही इंपॉर्टेंट हो गया है। बिल्कुल, शायद आज की तारीख में तो ये सही है, जो आप कह रहे हैं वो सही है। लेकिन पत्रकारिता पूरी तरह से मरती भी नहीं। जैसे आप देखते हैं कि जैसे यूट्यूब पे और चैनल्स पे भी अ, जिन लोगों को सिस्टम ने दूर ढकेल दिया है या जो लोग अपनी मर्जी से सिस्टम से दूर हुए हैं किसी भी कारणवश, वो लोग वहां पे अपनी पत्रकारिता तो कर रहे हैं आज की तारीख में भी, और उनको लोग देख रहे हैं। हाँ, ये है कि आप आज की तारीख में शायद आपका रीच उतना नहीं है जितना एक टीवी चैनल का हो या जितना एक अखबार का हो। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि अखबार समझो 3 लाख कॉपी, 4 लाख कॉपी, 6 लाख कॉपी रोज बिकती है और रोज आपके घर पे आती है। लेकिन वो खुलता कितनी बार है, कितने लोग उसको देखते हैं और कितने लोग उसको सारा कवर टू कवर छानते हैं, ये भी बात है ना। जबकि आपके चैनल पे, आपका चैनल हो, किसी और का हो, रवीश कुमार का हो, अजीत अंजुम का हो या सत्य हिंदी हो, कोई भी हो, उस चैनल वो चैनल आपके घर पे डिलीवर नहीं होता। आप जाते हैं वहां, आप जाते हैं, इसका मतलब है आप उसको खोज के वहां जा रहे हैं। आपको मुफ्त में किसी ने 2 कंघी और टूथब्रश वगैरह दिया, इसके लिए आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया और अखबार तो ऐसे ही आ रहा है और ऐसी ही रद्दी में जा रहा है, वैसा नहीं है, है ना। आप जा रहे हैं, आप वहां खोज के जाते हैं और आप फिर वहां से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपके व्यूअर्स है वो अपनी पसंद से वहां आ रहे हैं और वो वहां इसलिए आ रहे हैं कि उनको वहां से कुछ हासिल होता है ना।
तो उसमें डिफरेंस ये है कि जो आपके व्यूअर्स है वो कमिटेड व्यूअर्स होंगे, भले वो 5,000 हो, 50,000 हो, 5 लाख हो, जो भी हो, वो कमिटेड व्यूअर्स हैं। अनलाइक न्यूज़पेपर सब्सक्राइबर की कल को आपने अगर उसको कोई फ्री गिफ्ट नहीं दी तो वो सब्सक्रिप्शन बंद कर देगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने उस 1 साल में भी पढ़ा नहीं, या उसने कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेपर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। मेरे जो पड़ोसी हैं, काफी लोग आज की तारीख में अखबार नहीं लेते, उनका अखबार लेने का वो जो हैबिट थी वो कोविड ने तोड़ दी। कोविड में 3-4 महीने, 5 महीने यहाँ तो सरकार ने बैन कर दिया था बंबई में। आई डोंट नो अबाउट अदर सिटीज वेदर इट वाज द केस, बट महाराष्ट्र में तो ये था कि यू कांट, न्यूज़पेपर्स भी बैन हो गए थे, और आप डिलीवर नहीं कर सकते वगैरह वगैरह था। उस वजह से बहुत लोगों का रीडिंग हैबिट चला गया, और उनको अचानक से मालूम हुआ कि साला पेपर तो आ रहा था लेकिन हम पढ़ ही नहीं रहे थे, वी आर नॉट मिसिंग इट। जब आपने उसका उपभोग ही नहीं किया तो आप मिस कैसे करेंगे उसको, है ना? तो उन्होंने वो जो बंद हो गया वो बंद ही रखा। लेकिन मैं तो उस समय में भी बाहर जाके रास्ते से पेपर खरीद के आता था, क्योंकि रास्ते पे बेचना तब भी बैंड नहीं था, घर पे डिलीवरी करना बैंड था, क्योंकि बाहर के लोग अंदर आते हैं, वो स्क्रीनिंग चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उस वजह से मैं तब भी जाके लेता था, क्योंकि मेरा तो ये जीवन है, एंड सोर्स ऑफ लाइवलीहुड भी है, मैं तो उसको त्याग नहीं सकता। और प्लस पत्रकार होने की वजह से यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन, वेदर यू आर ऑन द डेस्क और यू आर अ रिपोर्टर, यू आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। तो इस वजह से मैं तो लेते रहा और अब भी ले रहा हूँ, लेकिन मेरे कई पड़ोसियों ने अभी बंद कर दिया। लेकिन अगर वो लोग यूट्यूब पे जा रहे हैं किसी चैनल को देखने के लिए, आपका हो या किसी और का, तो मतलब वो अपने मन से ढूंढ के जा रहे हैं ना। उनको कोई फ्री गिफ्ट, आपने तो कोई टूथपेस्ट भेजा नहीं उनको कि आप टूथपेस्ट ले लीजिए, आपको 1 साल का टूथपेस्ट फ्री दे रहा हूँ, उसके साथ में अखबार भी ले लीजिए वगैरह, ऐसा तो कोई स्कीम नहीं है ना आपका। करेक्ट, करेक्ट। तो आपको लग रहा है कि सोशल मीडिया पे जो जर्नलिज्म हो रहा है इससे कुछ इम्पैक्ट आ रहा है, कुछ जो लोगों को चाहिए कि भाई हमको सच का आईना दिखाया जाए, हमें सच दिखाया जाए, हमें प्रोपेगेंडा नहीं देखना है। आपको लग रहा है कि हम लोग जो सोशल मीडिया पे हैं उस चीज को जस्टिफाई कर पा रहे हैं, जो जनता की चाह है, जो जनता डिमांड कर पा रही है? क्या ये यूट्यूब चैनल जो हैं, मेरा तो बहुत ही छोटा है, 1,500 2,000 व्यूज आते हैं, 3-4 हजार तक का तो आते आते दम तोड़ देते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि क्या ये जो यूट्यूब पे आज जो बड़े चैनल्स है, सो कॉल्ड, 2-3 आपने नाम भी लिए, ये क्या बड़े चैनल्स जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि ये लोग आज भी अपनी ब्रांडिंग पे ध्यान दे रहे हैं कि भाई हम पहले जैसे टीवी पे एक ब्रांड थे वैसे ही आज हम यूट्यूब पे एक ब्रांड है, जर्नलिज्म से हमें कम जो है वो सरोकार है। सरोकार ये कि जो हमारी पोजीशन थी पहले वही पोजीशन आज भी हमने बरकरार करके रखी है, बस माध्यम बदल गया, पहले टीवी था अब यूट्यूब हो गया। पता नहीं, ये एक पेचीदा सवाल है। इसका जवाब मैं कैसे दूं, ये थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि इसमें क्या है, ये सवाल इस प्रकार का है कि मैं उनके दिमाग में झांक के ये देखूं कि वो लोग सोच क्या रहे, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं। मैं तो साधारण सा आदमी हूँ, अगर किसी से बात होती है और वो लोग मुझे कह देते हैं बातों बातों में कि हाँ हमने इसी वजह से किया है, तब मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। ऐसा तो किसी ने मेरे साथ कहा नहीं है, तो ये सवाल का जवाब देना मेरे लिए मुश्किल। कंटेंट वाइज आर यू सेटिस्फाइड? सॉरी सॉरी, जो सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन था कि क्या ये लोग आर दे फिलिंग दैट गैप जो जर्नलिज्म में आया था, और जहां पे लोग प्रोपोगेंडा छोड़ के कुछ और भी देखना चाहते हैं, कुछ हद तक यस दे आर फीलिंग दैट, बट दिक्कत ये है कि इट इज मोस्टली ओपिनियन। अभी जैसे हम लोग भी बात कर रहे हैं, इट इज मोस्टली ओपिनियन, ये आपकी राय है, ये मेरी राय है, हम लोगों के सामने रख रहे हैं। जो पत्रकारिता में एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन वो लोग भी बहुत हद तक जनरेट नहीं कर पा रहे, बिकॉज एज यू नो, एज बीइंग अ रिपोर्टर, रनिंग अ रिपोर्टिंग टीम इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन। हर हर किसी के बस की बात नहीं है, उसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं। भले आप अखबार नहीं भी छाप रहे हो, आप यूट्यूब पे ही डाल रहे हो, लेकिन वो टीम बनाना, उनको
वारदात के स्थल पे भेजना, वहां से बाइट्स लेने, इंफॉर्मेशन लेना, पुलिस केस हो तो पुलिस के पीछे पड़ना, उनसे इंफॉर्मेशन उगलवाना, ये सब चीजें करने में बहुत खर्चा आता है, बहुत समय लगता है। ये एक इंडिविजुअल जो एक चैनल चला रहा है, ये उसके बस की बात तो नहीं है। भले वो करोड़ रुपए कमा रहे हो, बट ये चीज करने में करोड़ों से नहीं चलेगा, करोड़ों लगते हैं। सर, इंडियन पॉलिटिक्स जिस दिशा में बह रही है, आप दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि राजीव भाई सर, जब मैं डीएनए में था तब फ्रंट पेज जो हमारा हुआ करता था, और उस टाइम में लाखों, 5 या 6 लाख शायद सर, सिर्फ बॉम्बे में ही सब्सक्रिप्शन था अपना डीएनए का। 6 लाख तक तो शायद नहीं गया था, 3-3.5 लाख तक तो गया था, एज फार एज आई रिमेम्बर। ओके। I don't think it had ever hit 6 lakhs, but I don't know. I am not privy to the numbers. आप 2012 में आप यू लेफ्ट ना, 2012 दिसंबर आई थिंक। 2012 के दिसंबर महीने में मैंने छोड़ दिया। हाँ, इट रीच टू 5-6 लाख इन 2014, 13 या 14 ओके। ऐसा हुआ था। हाँ, अब ऑफ कोर्स उसमें हम्म। स्कीम्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया होगा, बट एनीवेज हाँ, ये फ्रीबी वाले ना। हाँ, 3-3.5 लाख का भी सब्सक्रिप्शन जो है, काफी बड़ा सब्सक्रिप्शन था बिल्कुल, एक शहर के बिल्कुल। अंदर में। और फ्रंट पेज जो है वो बहुत बड़ा पेज माना जाता था, उसकी पूरी जिम्मेदारी राजीव भाई सर के ही, मतलब उनकी आंखों के ही नीचे से होके गुजरता था। सर, अभी जो पॉलिटिकल आप सिनेरियो देख रहे हो, हमारे भी फ्रंट पेज पे अधिकतर न्यूज पॉलिटिकल ही हुआ करती थी। जो पॉलिटिकल सिनेरियो आज आप देख रहे हो देश के अंदर में, और पॉलिटिकल न्यूज का कवरेज जो देख रहे हो, वो 2010, 11, 12 जब आप थे सर्वे सर्वा डीएनए के, आप जब देखते थे, चेक करते थे फ्रंट पेज कैसा बन रहा है, किस टाइप की रिपोर्टिंग हो रही है, किस टाइप के वर्ड्स का यूसेज हो रहा है, कैसी हेडलाइन जा रही है, आपको क्या अंतर नजर आता है उसके, उस टाइम और अभी के टाइम में पॉलिटिकल मेन रिपोर्टिंग की अंतर बात? यही है कि उस समय में हम लोग बहुत ज्यादा क्रिटिकल हुआ करते थे उस समय की सरकार की। और आपको याद होगा कि 2011-10 से वो पूरा करप्शन का मामला शुरू हो गया था कि यहाँ बहुत सारे करप्शन है। कोल स्कैम, जो जिसमें आपका भी हाथ था उजागर करने में, 2G स्कैम, टेलीकॉम स्कैम, ये स्कैम, वो स्कैम, याद भी नहीं रहते अभी कितने सारे स्कैम थे। और 2011 में फिर वो अन्ना आंदोलन शुरू हुआ, वो सब एंटी गवर्नमेंट था। और उसका बहुत खुल के प्रचार कवरेज होता था फ्रंट पेज पे। अन्ना का तो प्रैक्टिकली डीएनए में मैं जब था, तो एडिटर का ये डायरेक्शन था कि इट शुड बी कवर्ड ऑन अ डेली बेसिस, एंड प्रैक्टिकली एवरी अदर डे इट वाज लीड स्टोरी। सबसे मेन खबर तो वही थी। एक समय के बाद ऐसा लगने लगा कि अन्ना आंदोलन छोड़ के और कुछ हो ही नहीं रहा है दुनिया में, देश में। तो वो परिस्थिति थी। आज की तारीख में वैसा नहीं है। आंदोलन होते हैं तो कई अखबार तो कवर ही नहीं करते, प्रिटेंड करते हैं कि है ही नहीं है आंदोलन। जो करते हैं उसको लीड बनाने की हिम्मत बहुत कम करते हैं। और ज्यादातर उसको कहीं 7वें पन्ने नेशनल नेटवर्क या नेशन न्यूज वगैरह, वहां पे उसको 2-3 कॉलम में निपटा देते हैं उसको। तो यही मेन अंतर है पॉलिटिकल सर, कवरेज को लेके। ज्यादातर एक अभी प्रधानमंत्री ने कहीं कुछ उद्घाटन किया तो वो फ्रंट पेज पे आ जाता है, जबकि वो हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ उद्घाटन करते रहते हैं। इसमें खबर क्या है? अगर वो 2 दिन की कोई उद्घाटन किए बगैर रहे तो वो एक खबर हो सकती फ्रंट पेज के लायक, वरना इसमें फ्रंट पेज में चलाने वाली बात क्या है? आज रोज सूरज उगता है, आप क्या फ्रंट पेज पे चलाते हैं उसको? आप सनराइज का टाइम देते हैं, खत्म कर देते हैं ना उसको। 6:30 पे सूर्योदय होने वाला है, बस इसके आगे क्या है? आप फोटो रोज थोड़ी चलाते कि सूर्य आज देखो आ रहा है, समुंदर से कैसे ऊपर आ रहा है, बिल्डिंग के पीछे से कैसे ऊपर आ रहा है, पहाड़ के पीछे से कैसे ऊपर आ रहा है, नहीं करते ना आप। एक बहुत बड़ी घटना कल रात में हो गई है, डोनाल्ड ट्रंप का हाइड्रोजन बॉम्ब आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा जो है उसका रातों रात फीस 100 गुना बढ़ा दिया। बिल्कुल, $1,000 था, वो $1,00,000 हो गया। सर, आप अगर बिल्कुल। एडिटर रहते तो इस न्यूज को कैसे ट्रीटमेंट देते? पहली बात। दूसरी बात, इसका क्या इम्प्लीकेशंस आप देख रहे हैं
इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर में और आई मीन इंडियन इकोनॉमी के ऊपर में? ये तो जाहिर सी बात है, फ्रंट पेज स्टोरी है। अगर उस दिन कोई बड़ा डिजास्टर नहीं हो इससे बड़ा, तो ये लीड स्टोरी है ना। इसका इम्प्लीकेशन जो है वो पॉलिटिक्स पे क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इकोनॉमी पे बहुत भारी इम्प्लीकेशन होने वाला है इसका। क्योंकि ये जो फी बढ़ी हुई है, ये फी इंडिविजुअल तो भरता नहीं है। ज्यादातर H1B जो वीजा लेके वर्कर्स वहां भेजे जाते हैं, वो कंपनी द्वारा भेजे जाते हैं, वो अपने मन से जाते नहीं है। ये वीजा आपको डायरेक्टली इंडिविजुअल को आई डोंट थिंक मिलता है, इट हैज टू बी स्पॉन्सर्ड बाय अ कंपनी। तो इसमें से मेन मुद्दा ये है कि इसके वजह से जितनी कंपनियां ज्यादातर आईटी सेक्टर में हैं, जो कम तनख्वाह वाले, जो यूएस का कहना है कि कम तनख्वाह वाले इंडियन टेकीज को वहां अमेरिकन टेकीज की जगह पे काम करने के लिए ले जाते हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए वगैरह। तो वो चीज में इनके मार्जिन्स जो हैं, प्रॉफिट मार्जिन्स या जो भी आप कहें, उस पे बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। क्योंकि ये तो डायरेक्ट 100 गुना बढ़ गया। अगर आपने समझो 100 टेकीज वहां भेजे हुए हैं और आप उनका H1B वीजा आपने करवाया है, तो 100 को आपने पहले $1 लाख देके आपने भेज दिया था। आज की तारीख में वो $1 लाख आपके लिए $1 करोड़ हो जाएगा साल का, है ना। तो आपका तो टोटल जो आपकी फिनेंशियल्स हैं, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, इस पे तो बहुत बड़ा हिट होने वाला है। और इसके वजह से स्टॉक मार्केट पे भी हिट हो सकता है। अभी ये डिसीजन तो कल रात में आया था, यानी आज सुबह हमारे टाइम से। तो इस वजह से, और आज तो मार्केट बंद है, लेकिन सोमवार को शायद हल्ला गुल्ला होगा मार्केट में। हल्ला गुल्ला नहीं, ये जैसा मैंने कहा हाइड्रोजन बॉम्ब है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। 17%, 17% आईटी कंपनीज का वेटेज है निफ्टी में। इन्फोसिस, बिल्कुल। टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक, परसिस्टेंट टेक, आप ये निकाल लें, ये काफी निफ्टी में, निफ्टी नेक्स्ट 100, नेक्स्ट 50, इन सब में आप देखेंगे बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हैं। तो इंडेक्स बिल्कुल। तो पूरी तरीके से धराशायी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि कुछ और कहानी ये स्पिन कर दे तो बात अलग है, पर यदि कोई स्पिन नहीं होती है, नया कुछ ट्विस्ट एंगल नहीं आता है, तो इंडियन मार्केट के लिए ये बहुत ही ज्यादा धक्कादेही, नुकसानदेह, आप जैसे भी बोल रहे वो होगा। सर मैं एक चीज आपसे समझना चाहता हूँ, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पे आपने बहुत, आपका अच्छा स्टडी रिसर्च है। ये बार बार रह रह के जो है ये ओबीसी आंदोलन, ओबीसी मूवमेंट जो है जरांगे पाटिल जी का शुरू होता है, और पता नहीं कौन सी अदृश्य शक्तियां काम करती हैं कि जिस रफ्तार के साथ वो शुरू होता है उसी रफ्तार के साथ वो गायब भी हो जाता है। तो ये क्या है, ये मसला क्या है, थोड़ा सा जरा समझाइए, इस पर प्रकाश डालिए कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स बढ़ किस दिशा में रही है। रीजनल पार्टीज जो हैं यहाँ पे दो दो, शिवसेना और एनसीपी दोनों शक विशक पड़ी हुई हैं, कई टुकड़े हो चुके हैं उनके। जो नेशनल दोनों पार्टीज है, कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस की तो खैर बुरी स्थिति कर दी इन्होंने, चाहे वोट चोरी से हुई हो, चाहे लीगल बैटल, मतलब लीगली सही तरीके से उन्होंने हराया, पर कांग्रेस को मात्र 16 सीट 288 में से मिली। भाजपा काफी हेवी हैंड है, 132, 131 कुछ इस तरीके की सीट है उनकी। तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि भाई जो भारतीय जनता पार्टी ऑलमोस्ट बहुमत के पायदान पे बैठी है, उस पार्टी के मुखियाओं की बिना रजामंदी के इतने सारे लोग क्या मुंबई के अंदर घुस सकते हैं? यह आंदोलन कैसे पॉसिबल है? यह आंदोलन जो अभी हुआ गणेश उत्सव के पहले, आपको क्या लगता है कि ये राजनीति में, आई मीन महाराष्ट्र की राजनीति या नेशनल पॉलिटिक्स में कोई एक सिग्नल दे रही है कि जिस तरीके से देवा भाऊ के एड हर न्यूज़पेपर में जो है सडनली आए, किसने डाले कहीं लिखा नहीं, गवर्नमेंट एड्स नहीं थे वो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, थोड़ा सा आप समझाइए। सिग्निफिकेंस देखिए, फ्रैंकली मुझे इतना जो पॉलिटिक्स के अंदर क्या, अंदर खाने क्या चल रहा है, इसकी मुझे खबर नहीं है, बिकॉज मैं फील्ड रिपोर्टर हूं नहीं। बाकी रही सवाल ये मराठा आंदोलन का, तो
ये इसका कोई बहुत जल्दी कोई उपाय या इसका कोई सॉल्यूशन निकलने वाला है ऐसा भी नहीं लगता, क्योंकि ये एक हद तक ऐसे लग रहा है कि दो ग्रुप्स के बीच में उनको भिड़ाने की एक कोशिश कहीं से जारी है, ओबीसीज वर्सेस मराठास। ये जो जिसको इंग्लिश में कहते हैं कीप द पॉट बॉइलिंग। तो कहानी में कुछ ना कुछ ट्विस्ट आते रहना चाहिए और लोग उससे जुड़े रहने चाहिए। जैसे आप फिल्म अगर बनाते हैं तो आपको एक पॉट बॉयलर बनानी होती है, तो हर 5 मिनट 10 मिनट में कोई ट्विस्ट आती रहती है और आप लगे रहते हैं कि अरे अब अगला क्या होगा, अगला क्या होगा। उस प्रकार का कुछ लग रहा है, क्योंकि ये आंदोलन तो करीब अभी 3-4 साल से चल रहा है ना। अचानक से कहीं से शुरू हो जाता है, फिर कहीं जाके थम जाता है, उसके बाद 6-8 महीने शांति रहती है, फिर शुरू हो जाता है। तो ये एक पॉट बॉइलिंग टाइप का लग रहा है। इसके पीछे क्या चल रहा है ये मुझे फ्रैंकली आइडिया नहीं। आजकल आप समय कैसे व्यतीत करते हैं? वेल मैं तो, थोड़ा पढ़ाई वगैरह कर रहा हूँ। पढ़ाई मतलब नॉट अ फॉर्मल सेंस, किताबें वगैरह पढ़ना वगैरह ये चल रहा है मेरा। प्लस मैं एक बिजनेस न्यूज़ वायर है, उसके लिए मैं एज अ कंसल्टेंट भी काम कर रहा हूँ। रोज मुझे जाना होता है, 6 घंटे मैं वहां बिता लेता बहुत मजा आया आपके साथ बातचीत करके। लगभग 10 साल हो गए थे आपसे बात नहीं हुई थी, मुलाकात नहीं हुई थी। फोन पे हम बात जरूर करते रहे हैं, परंतु इस हूँ। तरीके से आमने सामने एक दूसरे का चेहरा देख के बात किए हुए आई मीन 10 years समय हो गया ऑलमोस्ट। बिल्कुल। तो बड़ा मजा आया सर बात करके, और आई होप कि आगे भी मैं ऐसे ही आपको डिस्टर्ब करता रहूंगा, आपका समय लेता रहूंगा, और आपको जो है समय निकाल के करंट अनप्लग बाय राजीव के दर्शकों के लिए अपना बहुमूल्य समय थोड़ा निकालना पड़ेगा, और उनको जो भी आपके पास में जानकारी है शेयर करना होगा सर। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग। थैंक यू राजीव, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ओके बाय बाय। ठीक है।